मुझे अब महीना हो गया ये कैंपेन करते करते, मेरी आवाज में अब ज्यादा दम रहा नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि कल 5 बजे मेरा कैंपेन खत्म होगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन और करना था, मुझे नहीं लगता है कि मेरे मुंह से कोई अल्फाज जो है मैं निकाल पाता, लेकिन तब भी कोशिश करूंगा कि अपनी बात जो है आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो गुरेज की इस खूबसूरत सरजमीन पे दोबारा वापस आने का जो मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूं। वाकई जब हम राजदान पार करके नीचे आना शुरू कर जाते हैं और हमारी नजर इन पहाड़ियों पे, इन वादियों पे, हब्बा खातून के उस पहाड़ पे, इस दरिया पे, किशनगंगा की दरिया पे जब हमारे नजर पड़ती है, तो दिल जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा सुकून महसूस होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास रहता है कि हालांकि हमने कोशिश की कि इलाका जो है ये पीछे ना रहे, लेकिन तब भी यहाँ पहुंच के हमें एहसास होता है कि अभी कितना करना बाकी है। जिस तरह 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले, मैंने सोचा कि आप लोगों का भी मुस्तकबिल बदल गया होगा। मैंने सोचा कि यहाँ शायद ही अब कुछ रह गया होगा जो हमें करना होगा। बीजेपी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर वो कोई सीट जीतेंगे तो गुरेज की सीट जीतेंगे। और मैं जब यहाँ पहुंचा, मैंने सोचा कि शायद इन्होंने इतना किया होगा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वो यहाँ से जीत के जाएंगे। लेकिन जब मैंने आपकी सड़क की हालत देखी, मुझे पता चला कि यहाँ कुछ खास बदला नहीं है। बदकिस्मती से लगभग जहाँ हमने छोड़ा था वही रह गया होगा। आगे पीछे 10% का अगर फर्क आया तो आया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ये अफसोस की बात है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पिछले 5-7 साल जो है आपके पूरे जाया हो गए। अब मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हमने आपके लिए सब कुछ किया है, लेकिन हमारे मुखालिफों से ये भी उनसे सुनना कि हमने गुरेज के लिए कुछ नहीं किया, ये भी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा झूठ है। अब चाहे हुकूमत को यहाँ आपके दरवाजे तक लाने की बात हो, चाहे यहाँ पे नियामत, तहसील, ब्लॉक, असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो तो हमने की ताकि आपको, इससे पहले तो आपको बानीपुर जाना पड़ता था, वो हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ के बच्चे जो हैं, इनको तालीम हासिल करने में बड़ी मुश्किल होती है। बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के लिए। हमने कोशिश की और यहाँ पे कॉलेज जो है, हमने 2 कॉलेज में अपनी हुकूमत का हाथ दिया। लेकिन हम ये भी जानते थे कि यहाँ पे फैक्ट्री बड़ी नहीं बनेगी, यहाँ पे कारखाने बड़े नहीं बनेंगे, यहाँ पे या तो सरकारी मुलाजमत है या फिर इस खूबसूरती का हमें फायदा लेके बाहर से जो है लोग लाके यहाँ पे उनको टूरिस्ट के तौर पे जो है उनको इस खूबसूरती का फायदा दिलाना है। हमारी कोशिश रही कि जहाँ तक हो सके इस इलाके को सरकारी मुलाजमत में अपना हक मिले। हम इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब को बेचते थे ताकि मौके पे जो है डीजी भर्ती होती थी और हमारे नौजवान जो है वो पुलिस में दाखिल हो जाते थे। जब से हमारी हुकूमत गई तब से शायद ही कभी डीजी साहब यहाँ आए होंगे और शायद ही कभी यहाँ ये डीजी बढ़ती हुई होगी। उसके अलावा जहाँ कभी भी रोजगार देने की बात आई, गुरेज को अपना हक जो है नहीं मिला। यहाँ ठेकेदार आए, बाहर से आए, मजदूर लाए, बाहर से लाया, यहाँ तक के जो कुछ लोग जो है आर्मी के साथ उनका काम जो है जुड़ जाता था, आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी कमी आ गई। अब अल्लाह का शुक्र है और मैं इस बात के लिए नज़ीर को बिलखसूस इनको मुबारक करना चाहता हूँ कि ये होता है ये आदेश नजरिया 2012-13 में जब यहाँ टूरिज्म की कोई बात ही नहीं करता था, जब हम लोगों से लोग मुझसे पूछते थे कि आप कौन सा इलाका ऐसा कश्मीर का जो हमें देखना चाहिए, और मुझसे कहता था अगर आप कश्मीर में और कुछ ना देखो
आपको जाके गुरेज जरूर देखना चाहिए। और मुझे पूछते ना ये गुरेज कहाँ है, हमें नक्शे पे दिखाओ, हमने इस जगह का नाम भी नहीं सुना है। उस दौर में नजीर के दबाव में हमने यहाँ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर खोला, इंफ्रास्ट्रक्चर खोला, हमने यहाँ गुरेज की बात जो है बाकी मुल्क में करनी शुरू की। हमने जब यहाँ से डेलीगेशन बाहर भेजे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जब हम मुंबई गए, चेन्नई गए, कलकत्ता गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, जगह जगह गए, जहां हम गुलमर्ग की बात करते थे, पहलगाम की बात करते थे, सोनमर्ग की बात करते थे, यूसमर्ग की बात करते थे, वहां हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में हम कहते थे कि अगर आप कश्मीर आओगे तो बिना गुरेज देखे हुए आपका ये दौरा जो है ये मुकम्मल नहीं होगा। और आज वाकई मेरा दिल खुश हुआ जब मैं वहां से आ रहा था तो दोनों तरफ से मैंने टूरिस्ट की गाड़ियां देखी। अब ये जरूर है कि जितनी गाड़ियां मैं देखना चाहता था उतनी गाड़ियां मैंने नहीं देखी। अब कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत से कोई कमी रह गई है। इंशाअल्लाह इस साल जब यहाँ का निजाम बदल जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप टूरिस्ट हजारों में नहीं, आप टूरिस्ट लाखों में गिनना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस मकसद के लिए मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी, पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है। परसों 20 मई को यहाँ वोट डालने का दिन है। आप लोगों ने फैसला करना है कि आपका नुमाइंदा जो है आप किसको दिल्ली भेजना चाहते हो। इलेक्शन में वोटर के दो काम होते हैं। एक, इलेक्शन से पहले अपने उम्मीदवारों की तरफ देखना, उनकी बातों को सुनना, उन्हें एक तरफ से तोड़ना और देखना कि आपकी नुमाइंदगी और आपकी तरक्की और आपके जज्बातों की तर्जुमानी बेहतरीन तरीके से कौन कर सकता है। और ये फैसला करने के बाद जिस दिन वोट डालने हो, आपने पोलिंग बूथ में जाके अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभानी है जब आपने वहां पे बटन दबाना है। अब मेरे कई साथी पिछले दिनों से मुझे मशवरा दे रहे थे कि आप गुरेज क्या करने जा रहे हो, गुरेज में कितने वोट है, गुरेज में जो वोट है वो तो आपको पड़ेंगे ही, क्यों नहीं आप कहीं और जाओ। और मैंने उनसे कहा था मैं किस तरह का उम्मीदवार होगा अगर मैं इलेक्शन से पहले ही गुरेज को नजरअंदाज करता हूँ, तो खुदारा गुरेज के लोग ये कैसे मानेंगे कि इलेक्शन के बाद में इनकी खिदमत या इनके लिए काम करूंगा। ये तो मेरा फर्ज है। अब बेशक मैं हर घर में नहीं जा सकता हूँ, हर गांव तक नहीं पहुँच सकता हूँ, हर वोटर तक नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं आपको मतलब इतना हल्का तो ना समझूं कि मैं आपके मतलब वोट, आपके हक, आपके फैसले को जो है मैं इस तरह नजरअंदाज करूं, या मैं इसको मैं कहूं कि ना आप तो हो, मुझे यहाँ कुछ करना ही नहीं है। और इसलिए सोचे समझे तौर पे मैंने यहाँ, हालांकि कैंपेन कल खत्म हो रहा है, मैंने नजीर से कहा, मैंने कहा था चाहे 5 मिनट का ही प्रोग्राम क्यों रहा, लेकिन मैं गुरेज आऊंगा, अपने लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं गुरेज इलेक्शन के सिलसिले में बहुत बार आया हूँ। मैं यहाँ मैंने उस वक्त के हमारे मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन साहब के लिए वोट मांगे हैं, मैंने शरीफुद्दीन शारिक साहब के लिए वोट मांगे हैं, मैंने मोहम्मद अकबर लोन साहब के लिए वोट मांगे हैं, मैंने 3 या 4 इलेक्शनों में नजीर के लिए जो है वोट मांगे हैं। लेकिन अल्लाह की फजल से आज पहली मर्तबा है कि मुझे गुरेज पे आके अपने लिए अब मुझे मौका मिला है कि मैं आपका नुमाइंदा खुद बनूं। अभी तक तो मैं आपके नुमाइंदों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक तो जो हमने किया यहाँ के लिए मैंने या तो नजीर के जरिए किया या अपने बाकी साथियों के जरिए किया। ये पहली मर्तबा होगा अगर आपके वोटों से लेके और आपकी दुआओं के नतीजे में मैं कामयाब होकर यहाँ से गया तो मैं खुद आपका नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत करूँगा। पार्लियामेंट में गुरेज टनल के बारे में शबरू साहब, इतनी अकल तो मुझ में भी है जनाब कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है मुझे याद है।
लेकिन मैं ये भी कहूंगा, जिस दावे से बीजेपी वाले यहाँ गुरेज की बात करते हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ आते आते मैं राजधानी के नीचे टनल पे जो है काम होते हुए देखूंगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं। क्योंकि ये लोग बड़े बड़े बात करते हैं, दावे करते हैं, हमें लड़वाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन जो सही काम होता है वो नहीं करते हैं। मैं आप गुरेज के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अंदर जाके अपनी पहली तकरीरों में मैं गुरेज के टनल की बात जो है क्योंकि वाकई इन इलाकों के लिए जो मेरे 4 मुश्किल इलाके हैं इस पार्लिमानी हल्के में, गुरेज, टंगाल, केरन और मत्सिल, इन इलाकों को अगर हम सही मायने में जोड़ते नहीं हैं, अगर हम आपको टनल के जरिए बाकी रियासत के साथ साल के 12 महीने जोड़ने का काम नहीं करते, तो हम आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं इन टनलों के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। लेकिन हमारे जो मैदान में मुखालिफ उतरे हुए हैं, काश वो भी आपकी बात करते, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करते, वो यहाँ पे आके आपको बताते कि उन्होंने गुरेज के लिए क्या किया है। एक उम्मीदवार सेब का निशान लेके घूम रहा है, शायद वो आया भी नहीं है, यहाँ वोट मांगने भी नहीं आया, तो बात क्या करेगा। लेकिन तब भी बीजेपी वाले जो है कहीं ना कहीं बाकी उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं, चाहे सेब हो, पार्टी हो, जो भी हो। लेकिन ये बीजेपी वाले हैं कौन? ये वो लोग हैं जनाब जो फिरका परस्ती के अलावा और कुछ नहीं जानते, जिन्होंने इस इलेक्शन के दौरान मुसलमानों को जलील करने के अलावा और कुछ नहीं किया। हर तकरीर में अगर किसी को निशाना बनाया जाता है तो मुसलमानों को बनाया जाता है। कहते हैं ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं की जमीनें खा जाएंगे, ये मुसलमान आएंगे तो बाबरी राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगेगा। अब पिछले दिनों से ये भी शोषण चलना शुरू हो गया है कि ये इलेक्शन जो है राहुल गांधी और मोदी के दरमियान और तरक्की और जिहाद के दरमियान है। जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारा हक नहीं है कि हम इस मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक हों? अगर इस मुल्क में 14% आबादी मुसलमानों की है, तो क्या हमें हक नहीं है कि हमें अपने आबादी के लिहाज से अपना हक हासिल हो? और क्या हम भूल जाएं किस तरह मुसलमानों के साथ बाकी मुल्क में सलूक होता है? क्या हम उन वीडियो को भूल जाएं जहां जुमा की नमाज अदा करते हुए नमाजी को सजदा के दौरान लात मार के गिराया जाए? क्या हम भूल जाएं उन वीडियो को जो इस साल रमजान के पाक महीने में वो जो बच्चे गुजरात में तालीम हासिल कर रहे थे, रोजा खोलने के बाद तरावियां पढ़ रहे थे, उनके पास मस्जिद थी नहीं, उनके पास कोई कमरा नहीं था जहाँ पे तरावियां पढ़े, तो अपने हॉस्टल के बाहर पढ़ रहे थे। बाकी बच्चे आए और उन बच्चों को मार मार के वो हालत की कि उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। क्या हम भूल जाएं हमारी बच्चियां बेटियां कर्नाटका में जब स्कूल और कॉलेज जाना चाहती थी, इनसे हिजाब उतरवा के फिर इनको स्कूल में दाखिल होने दिया? क्या यही दौर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां जो है उनकी बेइज्जती हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे माँ बहनों की हिजाब दुपट्टों पे इनका हाथ लगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बीजेपी वाले बात करते हैं, जो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे आज भी और जुलाई अगस्त में, उनसे पूछिए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरा आपसे बात करें। जो शरिया हमारा हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, हमें निकाह के तहत शादी करने की इजाजत नहीं होगी, अदालत में जाके करना होगा। तमाम कानून जो है उनके यहाँ हमारे ऊपर लागू होंगे। ये जो बीजेपी वाले आपके वोट को जो है अपना जागीर समझते हैं, आपका हक समझते हैं, उनसे जरा पूछे, ये जो यहाँ पे घूम रहा है बीजेपी का बड़ा लीडर, से पूछे ना इस मुल्क में जो बीजेपी ने कोई 400 के आसपास कैंडिडेट खड़े किए, उनमें से मुसलमान कितने थे? एक भी नहीं। जो एनआरसी के तहत मजहब के बुनियाद पे अब ये फैसला हो रहा है कि कौन मुल्क में आके बस सकता है और कौन नहीं, और मुल्क में बसने की इजाजत जो है
सबको है मां सिवाय मुसलमानों को। तो नफरत, जहर, तनाव, उसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जो बाकी कसर रह गई थी वो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने पूरा किया, जब उन्होंने वो 370 का हमारा कानून हटाया। हमारी जमीनें, जिन जमीनों का मालिकाना हक शेर कश्मीर ने 1950 में यहाँ के लोगों को दिया, बिना एक डबल पैसा मुआवजा लिए, आज जो उन जमीनों को खतरा है। मैं कल बांडीपुर में एक जलसे से खिताब कर रहा था। जलसे के बाद मुझे एक आदमी ने अलग लेके पकड़ा, कहा जनाब हमारी ये हालत है कि हमारी जमीनें ली गई थी किशन गंगा प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पावर हाउस बना है, हमें उस जमीन का मुआवजा मिला नहीं, हमें उस पावर हाउस में नौकरी लगानी थी, हमें उस पावर हाउस में नौकरी मिली नहीं। अब जिन जमीनों को जो है शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों को दिया, अब एक एक करके जो है उन जमीनों से आप लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लड़ें। देखना, जज्बात में आके वोट मांगना बहुत आसान है। अगर जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही कैदी जेल में होता और वोट के जरिए जो है उस कैदी को हम रिहा कर सकते थे, शायद उसको रिहा करने के लिए मैं भी वोट डालता था। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक कैदी नहीं है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तादाद हजारों में है जो बाहर जेलों में सड़ रहे हैं और उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। जैसे ये हम लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जिन्होंने वादा दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, जितने भी कैदी जम्मू कश्मीर के जेल से बाहर हैं उनको हम वापस लाके उनके खिलाफ केस हटा देंगे। वो एक की बात करते हैं, हम हजारों की बात करते हैं, यही हमें फर्क है। हम लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करके उनसे वोट नहीं मांगते। हम तो ये कहते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से, वैसे भी आपको नुमाइंदा वो चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो वहाँ दिल्ली में एक सिर्फ अपनी आवाज ना हो, वहाँ दूसरी पार्टियां जो है उनकी आवाज आपकी आवाज में मिल जाए। और इंशाअल्लाह वो तब होगा जब यहाँ से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब करके अपनी नुमाइंदगी करके। तो मैं और ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ।